Assalamu alaikum kids. So I am here with the new lecture of political science and one of the most peculiar concepts, one of the most important topic of political science, global civil society and globalization. As we all know, we are living in the global world. We are living under a global village and we are facing a lot of prospects regarding that, but at the same time a lot of consequences due to this new genre of globalization. सो फार अब तक हमने पॉलिटिकल साइंस के जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं उसमें हमने देखा है विच इज़ द बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, विच इज़ द बेस्ट मेथड इन वोटिंग टेक्निक्स. हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ जो हैं पॉलिटिक्स की क्या हैं, फाशिज्म, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. हमने ये भी डिस्कस किया कि बेसिकली सिविल सोसाइटी जो है वो किन जॉनरास का, किन इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर होती है. जैसे ग्लोबल सिविल सोसाइटी की अगर मैं बात करूं, अगर सिर्फ हम पहले कंसीडर करते हैं सिविल सोसाइटी को, तो सिविल सोसाइटी के अंदर जो जॉनरास बहुत प्रेवेलेंट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसमें सबसे पहला जॉनरा ये है सिविल सोसाइटी के अंदर कि आपके सिविलियंस कितने ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, किस तरह की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं टुवर्ड्स देयर सोसाइटी, किस तरह की सेंस ऑफ अटैचमेंट या एफिलिएशन फील करते हैं टुवर्ड्स देयर नेशनल आइडेंटिटी. सो ये है सिविल सोसाइटी. Then civilian से जो वर्ड निकला है, that means all the institutions are basically the representation of the civilians. जैसे आपके लेजिस्लेशन के अंदर आपके जो सिटिंग MPs, MNAs या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, उनको बेसिकली लोगों ने इलेक्ट करके बिठाया होता है. योर एग्जेक्टिव वो इंसान आपको रूल करता है जिसको पब्लिक अपनी वोटिंग के थ्रू इंश्योर करती है दैट वी वांट टू सी हिम एज अ रूलर. मनाक हो सकता है, वो प्रेसिडेंट हो सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है. थर्ड थिंग, सिविल सोसाइटी के अंदर जो आपके जुडिशियल मैकेनिज्म्स हैं, दे आर बेसिकली एग्जिस्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविलियंस एंड फॉर द जस्टिस डिलीवरेंस. देन सिविल सोसाइटी के अंदर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, दे आर वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द सिविलियंस और यू कैन से पब्लिक. वो बेसिकली उनके बेनिफिट्स के लिए काम कर रही हैं. वो ये देखती हैं सिविल सोसाइटीज़ कि अगर हमारे पास जुडिशरी का प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद है, हमारे पास सेंट्रलाइज फॉर्म में जुडिशरी मौजूद है, तो क्या जुडिशरी वो परफॉर्मेंस कर रही है जिसकी हमें ज़रूरत है? क्या जुडिशरी उन मैकेनिज्म्स को फॉलो कर रही है जो कॉन्टेम्परेरी टाइम में हमारे डिमांड्स हैं? तो बेसिकली सिविल सोसाइटी में हमने ये ऑब्जर्व किया कि मेजर 5 to 6 इंस्टीट्यूशंस जिनकी वजह से एक फॉर्मेट, एक सोसाइटी, एक लीगैलिटी प्रिंसिपल इंश्योर होता है, वो सब बेसिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ सिविलियंस, और दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द चॉइसेस ऑफ द सिविलियंस, कि उनकी चॉइसेस वहाँ के सोसाइटी के लोगों की क्या हैं. थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड करते हैं. एक वर्ड हमने इसके साथ ऐड ऑन किया, दैट इज ग्लोबल सिविल सोसाइटी. नाउ व्हाट डज इट मीन बाय ग्लोबल? जब आपकी ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई है, एंड बाय दैट आई मीन्स जब आपकी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का एंड होता है और फाइनली आपको ये पता चलता है कि वॉर्स आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डेथ्स. सो एवेंचुअली हमें कुछ इस तरह का मीडिएशन या कुछ इस तरह का रोल या फिर कुछ इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करना पड़ेगा जो सीज फायर करा सकें, जो कम से कम डिस्ट्रक्शंस को जो है वो कंट्रोल कर सकें, जो वर्ल्ड में पीस प्रिवेल करवा सकें और वॉर्स को एरेडिकेट कर सकें. तो आपने एज्यूम किया ऐसे किस तरह पॉसिबल है? तो फाइनली ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशंस जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है, जिसमें आप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, स्टेट्स को जो है वो लीगैलिटी प्रिंसिपल के ऊपर इंश्योर कराते हैं, स्टेट्स के राइट्स को इंश्योर कराते हैं, उनके सिविलियन राइट्स को जो है वो इंश्योर कराते हैं. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप करते हैं वो आप करते हैं UN ह्यूमन राइट्स चार्टर के थ्रू. UN ह्यूमन राइट्स, UNHRC. उसमें आप इंश्योर करते हैं कि सिविलियन किसी भी रेस से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्रीड से हो, डजेंट मैटर एट ऑल. सबसे पहले आपने उसकी ह्यूमन बीइंग की जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको रिकग्नाइज करना है. और इसका मतलब है क्योंकि वो इंसान है तो राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, रिलीजन, रिचुअल, सोशो कल्चरल राइट्स उसके आपने इंश्योर करने हैं. वहीं से जो जॉनरास आपको नज़र आते हैं बेटा ग्लोबल सिविल सोसाइटी में, वो आपको मल्टीपल सिटीजनशिप का भी नज़र आता है. दैट इफ़ यू बोर्न इन पाकिस्तान बट यू आर इंटेलेक्चुअली वेरी कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, तो आप वर्क परमिट वीज़ा के ऊपर जो है किसी और कंट्री में जाके काम भी कर सकते हैं और वहाँ की सिटीजनशिप भी एक्वायर कर सकते हैं. सेकेंड थिंग, आपने इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू ग्लोबल ट्रेड मार्केट्स को जो है वो इंश्योर किया है.
एक प्रोडक्ट अगर अमेरिका की है बट अगर वो प्रोडक्ट डेली यूजेज की है तो पाकिस्तान में भी थ्रू शिपमेंट्स आती है। इसी के थ्रू आपने इंश्योर किया ग्लोबल वैल्यू चेन्स का कॉन्सेप्ट, जिसमें एक फाइनल प्रोडक्ट, एक फाइनल फिनिश प्रोडक्ट अमेरिका में बन रही है लाइक आईफोन, लेकिन उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो है वो 60 to 70% एशिया से बन के जा रहे हैं। तो इससे आपने एक चेन इंश्योर की जिससे पूरी वर्ल्ड के अंदर आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इन्हांस करेंगे। फिर ग्लोबल सिविल सोसाइटी की सबसे पिक्यूलियर एग्जांपल ये है कि दुनिया में अगर कहीं पे भी किसी का भी राइट्स ना बोता है तो उस पर पूरी वर्ल्ड के ह्यूमन बींग्स का रिएक्शन बहुत यूनिवर्सल होता है। जैसे कि इंडिया के अंदर अगर कोई रेप केस हो जाए किसी बच्ची के साथ, या फिर पाकिस्तान के अंदर ज़ैनब मर्डर केस हो जाए, राइट, या फिर जमाल खशोगी जो एक किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का जर्नलिस्ट है और उसको टर्की में उसकी मौत होती है, जो कि खुद सऊदी करवाते हैं, बट उसके ऊपर पूरी की पूरी ग्लोबल कम्युनिटी, ग्लोबल जर्नलिस्टिक कम्युनिटी का एक बहुत वायलेंट रिएक्शन सामने आता है। पूरी वर्ल्ड में उस इवेंट को इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है कि बेसिकली ये अटैक है ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बेसिकली ये अटैक है ऑन जर्नलिस्ट सिक्योरिटी। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं तो ग्लोबल सिविल सोसाइटी के अंदर अगर रोहिंग्या के मुस्लिम्स के साथ जो है एथनिक क्लिनजिंग की जाती है, उनके ब्रूटल मर्डरिंग की जाती है, तो उसका रिएक्शन आपको पूरी ग्लोबल कम्युनिटी में नजर आता है। क्योंकि हर कोई, यू कांट बी इन अदर शूज, बट आप उनको देखकर बहुत सी पेन्स को रियलाइज कर सकते हो। कश्मीर में बहुत लॉन्ग इन ह्यूमन कर्फ्यू अगर इम्पोज किया जाता है बाय फाशिस्ट गवर्नमेंट ऑफ मोदी, तो उसके ऊपर जो रिएक्शन है कि आप उनकी बेसिक फंडामेंटल राइट्स को स्नैप कर रहे हैं, वो आपको अराउंड द ग्लोब नजर आता है। जितनी भी एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जो बेसिकली ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम कर रही हैं, वो पूरा रिएक्ट करती हैं इस बात के ऊपर, राइट। तो ये थी आपकी ग्लोबल सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट बेटा, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको सिविल सोसाइटी के जार्गन्स को एक्सप्लेन किया है। देन मैंने आपको बताया है कि मल्टीपल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट आया है, आपके वर्क परमिट्स के थ्रू जो है इमिग्रेंट्स और माइग्रेंट्स का जो कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ है, फिर आपका ग्लोबल ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट इमर्ज होकर सामने आया है, फिर आपकी ग्लोबल मार्केट्स का जो कॉन्सेप्ट सामने आता है, फिर ग्लोबल वैल्यू चेन्स का जो कॉन्सेप्ट है। तो इट बेसिकली रिवॉल्व अराउंड द सिंगल आइडिया ग्लोबल सिविल सोसाइटी। एंड नाउ व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन को अगर मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं तो ग्लोबल सिविल सोसाइटी के इंश्योर होने के बाद, एग्जिस्टेंस में आने के बाद, जो वेरी नेक्स्ट यूनरा हमने देखा दैट वाज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का वर्ड ग्लोब से निकला है, होल ग्लोब ऑफ द वर्ल्ड। और ग्लोबलाइजेशन इस चीज को इंश्योर करती है कि जो नेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ कंपीट तो करेंगी, बट कंपटीशन के साथ साथ वो कॉपरेशन के कॉन्सेप्ट को भी हाईलाइट करते हैं। वो कहते हैं नो डाउट इन दैट कि आपका एक नेशन का दूसरी नेशन से कंपीट करना इट्स वेरी जेन्युइन, इट्स अ रियलिटी, इट्स अ बिटर ट्रूथ। हर नेशन, हर इंसान इसी कंपटीशन में होता है कि मैं दूसरे से बेहतर परफॉर्म करूं। देयर इज अ रेस ना। अगर आप स्टेगनेंट हो जाएंगे तो यू आर नॉट लॉन्गर अ ह्यूमन बीइंग। अगर मैं अपनी लाइफ में एक के बाद दूसरा काम करूंगी ही नहीं, अपनी जॉब पे एक दिन जाके दूसरे दिन नहीं जाऊंगी, तो मुझे पता है उसके रिपरकशंस क्या हो सकती हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ये कहता है कि ठीक है, कंपटीशन इज अ वेरी जेन्युइन थिंग, नेचुरल थिंग, बट एट द सेम टाइम ह्यूमंस को कोएग्जिस्ट भी करना है, कॉपरेशन भी करना है। और इसके लिए वो फर्दर जिन नैरेटिव्स को जो है वो पोर्ट्रे करते हैं, उसमें सबसे पहला नैरेटिव आता है आपका पॉलिटिकल नैरेटिव, जिसमें ग्लोबलाइजेशन के अंडर डेमोक्रेसी को अराउंड द ग्लोब इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। और ये क्लेम किया गया है कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर अगर मैं आपको ग्लोबलाइजेशन का बताऊं तो अराउंड द ग्लोब इस चीज को इंश्योर करने की कोशिश की गई है कि आपको रीजनल ट्रेड के बाद ग्लोबल ट्रेड पे फोकस करना चाहिए। एंड व्हाई इज दैट सो? ताकि आप अपनी पॉवर्टी, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को एरेडिकेट कर सकें। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको ग्लोबलाइजेशन का एक्सप्लेन करूं तो ग्लोबलाइजेशन बेटा वो जॉनरा है जिसके थ्रू आपने डिस्ट्रक्शंस और वॉर्स को जो है वो एरेडिकेट किया है। पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ग्लोब, ऑफ एवरी नेशन, इसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई है।
ग्लोबलाइजेशन से पहले जब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 का टाइम पीरियड था, तो एक जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन थी, एक जो साइकोलॉजिकल स्टाटा था, वो बहुत डिस्टर्ब था सिविलियंस का, बिकॉज एवरी सिटीजन कंसीडर दिस थिंग दैट एवरी मोमेंट वी आर इन वॉर। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है किसी भी टाइम आप पर अटैक हो सकता है। अटैक हो सकता है तो इसका क्या मतलब है? योर लाइफ इज नॉट सिक्योर। क्योंकि डेफिनेटली जब वॉर्स के दौरान बम्बार्टमेंट होती है तो बम्बार्टमेंट पूछकर तो होगी नहीं कि मैं आपको लगूं और आपको ना लगूं। डेफिनेटली यूनिवर्सैलिटी के साथ बम्बार्टमेंट होती है, कोई भी मर जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन ने इस चीज को इंश्योर किया और फाइनली वर्ल्ड के अंदर हमें ये चीज देखने को मिली कि यस, नेशंस एक दूसरे के साथ कंपीट तो करती हैं, बट वो कोएग्जिस्ट भी कर सकती हैं। और फिर ग्लोबलाइजेशन के वजह से आपको टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस का जॉनरा मिलता है, इकोनॉमिक असिस्टेंस का मिलता है, पॉलिटिकल असिस्टेंस का मिलता है, एजुकेशनल असिस्टेंस का मिलता है, टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रमोट होती है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग जो कि ग्लोबलाइजेशन के जॉनरास को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रही है। और इसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से फिर आपने बहुत से सोसाइटियल जो इवल्स हैं उनको एरेडिकेट करने की कोशिश भी की है। जिस तरह के सोसाइटी के बहुत से इवल्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट इवल है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, उसको बेसिकली ग्लोबलाइजेशन के थ्रू एरेडिकेट करने की कोशिश की गई है। क्योंकि फेमिनिज्म के नाम पे जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं वो ग्लोबली जो है मीडिया के थ्रू प्रमोट करती हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर, और फिर इसी तरह वो स्प्रेड कर जाती हैं। तो उससे हुआ ये है कि पूरी ग्लोब के अंदर एक डिबेट स्टार्ट हुई कि वुमेन एक प्रॉपर एंटिटी है मेल्स की तरह, एक प्रॉपर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है मेल्स की तरह, तो उनको प्रॉपर राइट्स भी मिलने चाहिए। और उन राइट्स के अंदर उनके पॉलिटिकल राइट्स भी आते हैं, उनके इकोनॉमिक राइट्स भी आते हैं, उनके सोशल राइट्स भी आते हैं, उनके इवन कल्चरल राइट्स भी आते हैं। तो ये आउटकम्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। उसके बाद इंसेप्शन ऑफ ग्लोबल सिविल सोसाइटी, हम ये देखते हैं कि ग्लोबल सिविल सोसाइटी की बिगिनिंग कहां से हुई, इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के एंड होने के बाद उसके आउटकम्स क्या थे। जब वर्ल्ड वॉर 2 आपकी एंड हो रही है तो पहली तो बात है कि वर्ल्ड के अंदर एक वेव स्टार्ट होती है बेटा, जिसको हम बोलते हैं डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन से पहले की अगर मैं आपको सिनेरियोस बताऊं तो कॉलोनाइज्ड पीरियड था, जिसमें आपकी बहुत ग्रेटर एम्पायर्स, या जो आप समझ लें बिगर एलिफेंट्स जो थे, वो बेसिकली बहुत स्मॉलर स्टेट्स को या वीकर स्टेट्स को, या वो स्टेट्स जो अपनी मिलिट्री के ऊपर बहुत फोकस नहीं करती थी, उनके पास मिलिट्री एडवांसमेंट और मिलिट्री इक्विपमेंट उस तरह के मौजूद नहीं थे, उनको अटैक करके अपनी कॉलोनी बनाते थे। इसमें वो डिफरेंट जॉनर्स को यूज़ करते थे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो इंपीरियलिज्म के आइडियोलॉजी को यूज़ किया सब कॉन्टिनेंट को कैप्चर करने के लिए। तो उसमें होता ये था कि जो बिगर एम्पायर है वो कॉलोनी स्टेट के अंदर फिर अपनी लॉज, अपनी लेजिस्लेशन, अपनी पॉलिसीज और अपनी अथॉरिटी को जो है वो इंश्योर करने के लिए पब्लिक और सिविलियंस को बहुत स्नब करते थे। तो फाइनली जब वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हुआ है तो बहुत सी कॉलोनी स्टेट्स ने जो है वो इंडिपेंडेंस डिमांड कर ली अपनी मदर स्टेट से, एंड दे क्लेम दैट कि आप सिर्फ हमें यूज कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ योर पावर मैक्सिमाइजेशन। एंड फाइनली इसके अलावा जो दूसरा मेजर पर्सपेक्टिव है वो भी पता होना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सी मेजर एम्पायर्स भी कोलैप्स कर गई, क्योंकि वो 2 मेजर वॉर्स में इन्वॉल्व होने से उनका इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रिग्रेसली एडवांस कर गया। वो अपने सिविलियंस की पॉवर्टी को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो वो कॉलोनी स्टेट्स को कैसे हैंडल करते। वो अपने कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज को फेस कर रहे थे, हंगर क्राइसिस को फेस कर रहे थे, तो वो इस सारे सिनेरियो के अंदर अपनी कॉलोनी स्टेट्स को किस तरह से मैनेज करते। तो डीकोलोनाइजेशन के बाद एक तो जो ग्रेटर एम्पायर्स थी उन्होंने विदड्रॉ किया डिफरेंट टेरिटरीज से। दूसरी बात है उन टेरिटरीज को बकायदा डिवाइड किया गया, बाउंड्रीज डिफाइन की गई और उनको बेसिकली इंटरनेशनल मैपिंग के ऊपर रिकॉग्नाइज किया गया एज इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट्स। इसके बाद जब इतनी मल्टीपल स्टेट्स बन गई तो एक थ्रेट था कि सेम रीजन के अंदर हर स्टेट दूसरी स्टेट को कंपीट करेगी। दूसरी स्टेट को क्योंकि वो अपना इक्वल कॉम्पिटिटर समझेगी तो वर्ल्ड के अंदर डिसरप्शन के चांसेस बहुत इनहैंस हो गए।
जिसकी वजह से इंसेप्शन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जो है वो की गई कि आप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना दें जो बेसिकली परफॉर्म करेगी एक आर्बिट्रेटर या मीडिएटर का रोल। अगर किसी भी नेशन के दरमियान किसी तरह का थ्रेट जो है वो इमर्ज होता है या वॉर का क्राइसिस इमर्ज होता है तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो डायरेक्टली इंटरवीन कर सकती है। अब क्योंकि यूनाइटेड नेशंस डायरेक्टली इंटरवीन कर सकती है, इसका मतलब है वो वॉर को स्टॉप भी करा सकती है और वो इश्यूज को वया टेबल टॉक जो है वो रिजॉल्व भी कर सकती है। इसके अलावा वो इन नैरेटिव्स को इंश्योर कर सकती है कि स्टेट्स जो हैं वो कंपटीशन के अलावा कोलैबोरेशन में कैसे सरवाइव करेंगी। इसके बाद बेटा जो मेजर नैरेटिव्स थे जिनके ऊपर यूनाइटेड नेशंस को जो है बिल्डअप किया गया, उसमें पहला नैरेटिव था ह्यूमन राइट्स, जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स चार्टर बनाया गया, जिसमें कहा गया कि सबसे पहले ये देखा जाएगा कि किसी भी इंसान की आइडेंटिटी ये है कि वो एक ह्यूमन बीइंग है। उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी, उसकी एथनिक आइडेंटिटी, उसकी सेक्टेरियन आइडेंटिटी, उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वो बाद में आता है। और ह्यूमन राइट्स में इंश्योर किया गया इस बात को कि जितनी भी स्टेट्स इमर्ज हो रही हैं वहां पर जो उनकी सिविल सोसाइटी का स्ट्रक्चर है और जो उनकी ऑफिशियल सिटिंग गवर्नमेंट्स हैं वो सबसे पहले इस बात को इंश्योर करेंगी कि वहां पर उनके सिविलियंस के राइट जो हैं वो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है। अगर कोई भी गवर्नमेंट उन सिविलियन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाती है तो दैट मीन्स गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर में वो इटसेल्फ एक फेलियर है। देन सेकेंड थिंग इज डॉक्ट्राइन ऑफ राइज टुगेदर। उससे पहले हम सुनते आए थे कि राइज ऑफ अ नेशन, बिगेस्ट एम्पायर, किंगडम्स, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने इस नैरेटिव के ऊपर अपने वर्ल्ड व्यू को बिल्ड किया, राइज टुगेदर। उनका कहना यह था कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है इन केस तो उसमें न्यूक्लियर वेपन्स को यूज किया जाएगा जो कि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे, जिससे पूरी वर्ल्ड जो है वो स्टोन एज की तरफ वापस जा सकती है। तो अगर आप वॉर के थ्रू ये देख रहे हैं कि आप अपनी मैक्सिमम पावर कैसे इनहांस करेंगे, तो व्हाई डोंट एन अदर नैरेटिव कि आप राइज टुगेदर करें, हर नेशन जो है वो दूसरी नेशन को असिस्ट करे ताकि आप बहुत ज्यादा पीसफुली जो है अपनी पावर को मैक्सिमम करो। देन अवॉइड डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ऑफ नेशन। यूनाइटेड नेशंस ने ये नहीं कहा कि स्टेट्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट अब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नो, नेवर एट ऑल। उन्होंने कहा नो डाउट कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि हर स्टेट को पावर डायनामिक्स के ऊपर दूसरी स्टेट से इशू हो सकता है। आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब आता है तो क्लैश ऑफ आइडियाज एग्जिस्ट कर सकता है। आपका क्लैश ऑफ आइडियाज जब एग्जिस्ट करेगा तो हो सकता है आपके आइडियोलॉजिकल वॉर स्टार्ट हो जाए, जैसे कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म या हिंदुवता वर्सेस इस्लामाइजेशन। बट उसने कहा कि हम इस चीज को इंश्योर कर सकते हैं कि आर्मीज फ्रंट पर होकर एक दूसरे को कन्फ्रंट करने ना लग जाए, 1-to-1 फाइट ना करें, इनडायरेक्ट वॉरफेयर रहे, पावर स्ट्रगलिंग रहे, बट डायरेक्टली जो है वो डिस्ट्रैक्शंस ना हो। और उसमें क्या होता है कि जब डायरेक्ट डिस्ट्रैक्शन नहीं होती तो बेसिकली आपका जो मीडिएटर है या जो थर्ड पार्टी है उसको रूम मिल जाता है इस बात का कि वो टेबल टॉक्स कैसे इनिशिएट करवाए, पीस डायलॉग्स पे किस तरह से नेशंस को लेकर आए, डिफरेंट एग्रीमेंट्स या मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स को किस तरह से साइन करवाए, किस तरह दोनों स्टेट जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार होंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, कि पीसफुली वही स्टेट्स किस तरह से कोएग्जिस्ट करेंगी एक दूसरे के साथ। एंड देन आता है आपका फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एक और चीज जिसको यूनाइटेड नेशंस ने बहुत ज्यादा फोकस किया वो ये थी कि जितने भी कॉलोनाइजेशन पीरियड के टाइम पे मैक्सिमम जो कॉलोनीज बनी वो इस प्रिंसिपल पे बनी कि वीकर और स्मॉलर स्टेट्स जो हैं वो डिपेंडेंट होती थी स्ट्रॉन्गर एम्पायर्स के ऊपर, या फिर जो वीकर और स्मॉलर स्टेट्स हैं उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो बहुत सी कंपनीज या बहुत सी जो कॉलोनीज थी वो ये आर्गुमेंट यूज़ करती थी कि हम आपको बेसिकली टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करने के लिए आपके कंट्री में आ रहे हैं, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, और इवेंचुअली फिर वो आकर उनके पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को अब्यूज करते थे और फाइनली अपनी रूलिंग इंश्योर करते थे। तो बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बनाने की रीज़न ये थी कि अगर कोई वीकर स्टेट है, अगर कोई ऐसी स्टेट है
जो इकोनॉमिकली सर्वाइव नहीं कर पा रही, या फिर वो इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हैं, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन में हैं, या फिर इकोनॉमिक डिप्रेशन में चले गए हैं। तो बेसिकली इस तरह के इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करें जिनके पास वो स्टेट्स जा सके, रादर देन दिस कि दोबारा से वो स्मॉलर स्टेट्स जो हैं वो बिगर स्टेट्स के पास जाएं और पपेट स्टेट्स का काम करें। इसके लिए 3 तरह के इंस्टीट्यूशंस को इंश्योर किया गया था बेटे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, WB वर्ल्ड बैंक एंड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO पहले GATT था, इसको 1995 के अंदर WTO के अंदर कन्वर्ट किया गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पहले वर्किंग देख लेते हैं। IMF जो है बेसिकली वो आपको लॉन्स प्रोवाइड करता है और लीज पैकेजेस प्रोवाइड करता है। लॉन ऑन लीज पैकेजेस, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है IMF जो है वो इस तरह से पैकेजेस प्रोवाइड करता है कि वो नो डाउट आपको लोन देता है, लेकिन सूद एक स्पेसिफिक सूद की शरह पे देता है, और अगर आप इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर सकते तो हर साल जो है वो इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो मैक्सिमाइज करती जाती है। IMF के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो 2 तरह के प्रोग्राम्स ऑफर करता है, एक स्ट्रक्चरल प्रोग्राम्स होते हैं और एक पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स होते हैं। जो आपके पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स होते हैं वो प्योरली रेलिवेंट होते हैं आपकी डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग स्टेट से, जो इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हैं, जिनको जरूरत है अपनी बजटिंग के लिए IMF की। और जो स्ट्रक्चरल प्रोग्राम्स होते हैं वो डेवलप कंट्रीज देते हैं, जो बहुत ज्यादा मेगा प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, बट वो उस मेगा प्रोजेक्ट का जो इकोनॉमिक्स है वो मैनेज नहीं कर पा रहे, सो दे नीड द असिस्टेंस ऑफ IMF। लेकिन IMF जो है करंटली जो है वो इस तरह से वर्क कर रहा है कि अगर आप उनकी इंस्टॉलमेंट्स पे बैक नहीं कर पाते हो तो IMF डायरेक्टली इंटरवीन कर सकता है आपकी डोमेस्टिक पॉलिसीज के अंदर। जब IMF आप डोमेस्टिक पॉलिसीज के अंदर इंटरवीन करता है तो डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि IMF के अंदर मोनोपोलाइजेशन किसकी है। जैसे करंटली अमेरिका एक सुपर पावर है, तो चूंकि अमेरिका एक सुपर पावर है इसलिए वो IMF को भी कहीं ना कहीं ऑपरेस करता है, और IMF के अंदर वही पॉलिसीज जो है वो सर्वाइव करती हैं जो US में बेस्ड होती हैं या जो US को फेवर करती हैं। इसकी वजह से बहुत से डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग स्टेट्स को बहुत से थ्रेट्स का सामना है। उसके बाद आपका आता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक बेसिकली बेटा मोस्टली असिस्ट करता है आपको 2 तरह के प्रोग्राम्स के अंदर, या फिर आपको टेक्निकल असिस्टेंस की ज़रूरत है या फिर आपको इकोनॉमिक असिस्टेंस की ज़रूरत है। बट इसके अलावा वर्ल्ड बैंक वहाँ पर इंटरवीन करता है जहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर, सिविलियन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो ज़रूरत पड़ती है इकोनॉमिक असिस्टेंस की। जैसे पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज वगैरह का प्रोजेक्ट, उसके ऊपर IMF ने वर्ल्ड बैंक ने आपको इकोनॉमिक असिस्टेंस भी प्रोवाइड की है और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की है। ये 2 तरह की लोन प्रोवाइड करता है। टेक्निकल असिस्टेंस से मुराद ये होता है कि आपके पास उस तरह के डेवलपमेंट सेक्टर्स ही मौजूद नहीं हैं, तो बेसिकली आपको इंजीनियर्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। WTO जो है वो कंसिस्ट कर रही है तमाम तर लॉज को जो ग्लोबल ट्रेड से रेलिवेंट हैं। दैट मीन्स कि अगर कहीं से भी फिनिशिंग गुड्स आ रही हैं तो उनके ऊपर टैक्स एंड टैरिफ्स कितने इम्पोज होंगे, कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री के ऊपर कितने टैक्स एंड टैरिफ्स लगा सकता है, क्या एक कंट्री को अलाउ है कि वो दूसरे कंट्री के ऊपर एम्बार्गोज लगा सकता है या सैंक्शंस को इम्पोज कर सकता है। क्या ऐसा तो नहीं है कि अगर एक कंट्री की प्रोडक्ट्स जो है वो आपकी कंट्री की मार्केट में आई हैं और आपने जो है वो उनको थ्रोन आउट करा दिया है, तो उसकी जो लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो बेसिकली WTO जो है वो डिसाइड करता है। और अगेन क्यों करता है? ताकि वो इंश्योर कर सके कि ग्लोबल ट्रेड जो है वो स्मूथली रन करे, ताकि वो इंश्योर कर सके कि कंट्रीज एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक लेवल पे निगोशिएट करें, कंट्रीज एक दूसरे के साथ जियो इकोनॉमिक रिलेशंस में इन्वॉल्व हों, ताकि वो अपने पॉलिटिकल इश्यूज को जो है एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व कर सके। क्योंकि जब आपकी इकोनॉमिक स्टेक पे आ जाती है ना तो बहुत से इश्यूज पीछे रह जाते हैं। तो बेसिकली ये वो स्लाइड्स थी जिनमें हमने डिस्कस किया कि ग्लोबल सिविल सोसाइटी एग्जिस्टेंस में किस तरह से आई, कौन कौन से मेजर इंस्टीट्यूशंस बनाए गए और उन इंस्टीट्यूशंस को बनाने की मेजर रीजंस क्या थी। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन, अ प्री-रिक्विजिट ऑफ ग्लोबल सिविल सोसाइटी। ग्लोबलाइजेशन जो है वो प्री-रिक्विजिट है ग्लोबल सिविल सोसाइटी का। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अगर ग्लोबलाइजेशन ही एग्जिस्ट ना करती
तो ग्लोबल सिविल सोसाइटी एग्जिस्टेंस में आती ही ना। हाउ इज दैट? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन को इंश्योर कर रही है यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशन की स्लाइड को अगर आप दोबारा अपने माइंड में रिपीट करो तो वो इंश्योर कर रही है ह्यूमन राइट्स को, वो इंश्योर कर रही है मल्टीपल सिटीजनशिप के स्टेटस को, वो इंश्योर कर रहे हैं कि डिफरेंट नेशंस पीसफुली कोएग्जिस्ट कैसे कर सकती हैं। जब नेशंस पीसफुली कोएग्जिस्ट करेंगी तभी तो वो किसी दूसरे कंट्री के सिविलियंस को रूम प्रोवाइड करेंगी कि आप हमारे कंट्री में आके जॉब कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। पाकिस्तान और इंडिया, बहुत रेयर होता है कि हमारे सिविलियंस वहां जाके जॉब करें, बल्कि पॉसिबल ही नहीं है सिवाय फॉरेन एम्बेसडर्स के। बट वहीं पर जब किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ और गल्फ कंट्रीज के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब की अगर बात की जाए तो तकरीबन 22 लाख मुसलमान, 22 लाख मुस्लिम्स, स्पेशली पाकिस्तानी मुस्लिम्स, वहां पर जॉब कर रहे हैं। सेम इज द केस विद दुबई। उसके बाद वॉर्स को एरेडिकेट किसने किया? वॉर्स को रिड्यूस किसने किया? यूनाइटेड नेशंस ने, ग्लोबलाइजेशन के मंत्रा ने। ये ना होता और वॉर्स होती रहती तो आपकी ग्लोबल सिविल सोसाइटी जो बेसिकली पीस, प्रॉस्पेरिटी, जस्टिस, इक्वालिटी प्रिंसिपल पे बेस कर रही है, वो तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं आती। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलिटिक्स के अलावा इंसान और ह्यूमन स्टेक सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं इकोनॉमिक नीड्स के ऊपर। तो आपके जितने भी मेजर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी सुपर पावर रूल आउट ना करे किसी स्मॉलर पावर को, वो भी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू एग्जिस्टेंस में आए हैं ना, जिसमें आपका वर्ल्ड बैंक भी है, आपका IMF है, आपकी WTO है, आपका ग्लोबल वैल्यू चेन्स का आइडिया है, आपकी ग्लोबल ट्रेड मार्केट्स का आइडिया है। तो दिस इज द थिंग जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अगर ग्लोबलाइजेशन को आप एरेडिकेट कर देंगे तो इवेंचुअली आपकी ग्लोबल सिविल सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का आउटकम है आपकी ग्लोबल सिविल सोसाइटी। ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपकी ग्लोबल सिविल सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है। देन आपकी ग्लोबलाइजेशन की डॉक्ट्राइन क्या है उसको देख लेते हैं बेटा। फाउंडेशन ऑफ न्यू डॉक्ट्राइन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स द स्पीड अप ऑफ मूवमेंट्स एंड एक्सचेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, गुड्स एंड सर्विसेज, capital, technologies or cultural practice all over the planet. One of the effects of globalization is that it promotes and increases interactions between different regions and populations around the globe. 5 major elements of globalization: international trade, foreign direct investment, capital market flow, migration and immigration, different assistance in education and technology, एंड डिफ्यूज कल्चर्स। पहली बात यह है कि जो न्यू डॉक्ट्राइन ऑफ ग्लोबलाइजेशन है वो आपका सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में आ रहा है, दैट मीन्स 1950s के बाद। सेकेंडली वो आपको ग्लोबलाइजेशन की मेजर डेफिनेशन बता रहा है बेटा। ग्लोबलाइजेशन की मेजर डेफिनेशन ये कहती है कि बेसिकली ग्लोबलाइजेशन स्पीड अप करती है मूवमेंट्स को, डिफरेंट एक्सचेंज को। एक्सचेंज किस किस चीज़ का वो भी देख लें, ह्यूमन बींग्स का, दैट मीन्स मल्टीपल सिटीजनशिप स्टेटस। एक ह्यूमन बीइंग एट द सेम टाइम पाकिस्तान का भी सिटीजन हो सकता है, अमेरिका का भी हो सकता है, यूके का भी हो सकता है। गुड्स, आपकी फिनिशिंग गुड्स, आप ये सैमसंग की इंडस्ट्री देख लें, आप ये ओप्पो की देख लें, आईफोन की देख लें, फिर आपकी फिनिशिंग गुड्स के अंदर आपकी ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की चीज़ें हैं जिसमें आपकी AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ें आ जाती हैं, वो सब की सब वो गुड्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जाती हैं। फिर आपकी आती है सर्विसेज। सर्विसेज की अगर बात की जाए बेटा तो सर्विसेज में ये है कि एक डॉक्टरी एक प्रोफेशन है मेडिसिन का, जो एक सर्विस है। एक बच्चा जिसने MBBS पाकिस्तान से किया है उसके पास ये रूम अवेलेबल है कि वो बेसिकली अपनी टेक्निकल वीज़ा के ऊपर अमेरिका में जाकर ट्रेनिंग ले, लंदन में ले और फर्दर वहीं पे जो है सर्व भी करे। फिर कैपिटल, कैपिटल किस तरह है जी? एक्सचेंज ऑफ कैपिटल की अगर बात की जाए तो डॉलर डिप्लोमेसी, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के अंदर फॉरेन रेमिटेंसीज का आना, रियाल, पाउंड्स, डॉलर्स जो आपके रुपीस की वैल्यू को जो है वो मेंटेन करते हैं। फिर टेक्नोलॉजीज जो हैं वो उनका जो है इंटरचेंज, जैसे टेक्नोलॉजीज के अंदर आपकी जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसकी टेक्नोलॉजी का आना, जिस तरह आप F-16 के ऊपर जो है वो USA से डिमांड कर रहे थे कि हमें दे दें, और फाइनली अब आपके एरोनॉटिकल इंडस्ट्री के थ्रू जो है F-17 आपको चाइना डेवलप करके दे रहा है। फिर आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑल ओवर द प्लानट। करंट टाइम के अंदर आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो सेम प्रिवेल कर रही हैं, जिसको आप पॉपुलर या पॉप कल्चर भी कहते हैं, मम्मी डैडी कल्चर भी कहते हैं। जैसे फास्ट फूड एक कल्चर बन चुका है फ्यूचर जनरेशंस के लिए, कॉफ़ी जो है वो एक कल्चर का पार्ट थी,
इवेंचुअली आप तक भी आ गई। ये कॉन्सर्ट्स और म्यूजिक कॉन्सर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कहाँ से आया है? वेस्ट से आया है। फिर अगर आप एक ऑफिशियल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो प्रॉपर ड्रेस कोड का जो आइडिया है वो वेस्ट से आ रहा है। तो डिफरेंट चीजें जो हैं वो सेम कल्चर को प्रमोट कर रही हैं, सेम कल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रही हैं, और ये बेसिकली आउटकम है ग्लोबलाइजेशन का। फिर जो ग्लोबलाइजेशन का एक और इफेक्ट है बच्चों, वो प्रमोट करता है और इंक्रीज करता है इंटरैक्शंस को डिफरेंट रीजन्स और पॉपुलेशंस के। किस तरह से करता है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से डिफ्यूज कल्चर्स हैं। ग्लोबलाइजेशन प्रमोट किस तरह से कर रहा है? आपके मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, गूगल के थ्रू, आपके डिफरेंट मीडिया चैनल्स, बीबीसी, CNN, अल जजीरा, इसके थ्रू जो है डिफरेंट पॉपुलेशन जो है वो इंटरमिंगलिंग कर रही हैं। एंड देन आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री, उसको प्रमोट किया ग्लोबलाइजेशन ने। टूरिज्म इंडस्ट्री के अलावा आपके एजुकेशनल वीजाज, जिसमें आपके फुल ब्राइट स्कॉलरशिप वगैरह भी आ जाते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना। फिर आपके वर्क परमिट का आइडिया, ठीक है। फिर आपकी स्किल्ड लेबर का जो है वो एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव करना और जाके जॉब्स वगैरह करना। तो ये सब का सब आउटकम है ग्लोबलाइजेशन का। वो बेशक आपकी एरोनॉटिकल इंडस्ट्री के अंदर भी ग्लोबलाइजेशन हुई है, जिसमें आपकी एयरलाइंस, आपके एयरपोर्ट्स, आपकी एयर ट्रैफिकिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। देन 5 मेजर एलिमेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है? सबसे पहला है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ बेटा कि आपकी चाइना की प्रोडक्ट आपको किसी भी दुनिया के रीजन में अवेलेबल मिलती है। ये बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड का आउटकम है। फिर आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। एक इन्वेस्टर जो अमेरिका में बैठा हुआ है वो वहां से बैठे बैठे इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर और यहां से प्रॉफिट भी कमा रहा है, ग्लोबलाइजेशन का आउटकम है। फिर कैपिटल मार्केट फ्लो, पाकिस्तानी रुपीस के अंदर आपने कुछ खरीदना है तो बेसिकली आप पाकिस्तानी रुपीस को कन्वर्ट करके डॉलर में वो पे कर सकते हो और आपको वो चीज मिल जाएगी। जो मार्केट फ्लो के अंदर कैपिटल है वो रोटेट करता है, कहीं पे रुपीस, कहीं पे इंडियन पैसा, कहीं पे लीरा टर्किश इकोनॉमी, कहीं पे डॉलर्स, कहीं पे पाउंड्स। माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड स्किल लेबर। जो रेफ्यूजीज है वो आउटकम है दुनिया में जहां जहां सिविल वॉर्स हैं, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं डिफरेंट कंट्रीज ने वो केटर कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं और उनकी बेसिक नेसेसिटीज को भी फुलफिल किया जा रहा है, क्योंकि वो कंसीडर करते हैं दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स लाइक अस। और फिर आपकी आती है स्किल्ड लेबर। आपकी स्किल्ड लेबर बच्चों वो होती है, वो लेबर होती है जिसके पास कोई ना कोई हुनर होता है और वो किसी दूसरे कंट्री में जाके उसी हुनर को यूज करते हुए अपने लिए एम्प्लॉयमेंट फाइंड आउट करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफ्यूजन ऑफ पॉलिटिक्स एंड डिफरेंट कल्चर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट एंड आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और टू रन अ गवर्नमेंट। सेम इज द केस, कल्चर जो है वो बहुत यूनिवर्सल लेवल पे प्रमोट हो रहा है। ड्रेस कोड देख लें, आपकी फूड कल्चर देख लें, आपके कॉन्सर्ट्स वगैरह का जो कल्चर है पॉप कल्चर में जो आपको मिलता है, फिर आपका जो एजुकेशनल कल्चर है, को एजुकेशन वगैरह, तो ये सब के सब कल्चर्स जो हैं वो को अलाइन करते हैं, चाहे आप वर्ल्ड में या ग्लोब के किसी भी रीजन में रह रहे हैं। देन आता है डिफरेंट स्पेक्ट्रा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। व्हाट डज इट मीन? डिफरेंट स्पेक्ट्रा का मतलब है बेटा, स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं, ब्रांड्स भी बोलते हैं, इसके लिए ब्रांड्स का वर्ड भी यूज होता है, फ्लेवर्स का भी होता है, कि बेसिकली हमें वर्ल्ड में कहाँ कहाँ डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन मिलते हैं, जिसकी वजह से हम कॉन्टेम्परेरी टाइम में इस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो आता है बेटा आपकी इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। Economic globalization is the development of trade systems within transnational actors such as MNCs, TNCs or NGOs. Financial globalization can be linked with the rise of a global financial system with international financial exchange and monetary exchange. Stock markets, for instance, are a great example of the financially connected global world. Since when one stock market has a decline, it affects other markets negatively as well as economy as a whole. Cultural globalization refers to the interpretation of cultures which as a consequences means nation adopt principles, beliefs and customs of other nations, losing their unique culture to a unique other culture, customs or beliefs. What does it mean? सबसे पहले आता है बेटा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में वो बात कर रहा है कि ट्रेड सिस्टम्स जो इस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसमें आपके बॉर्डर्स और टेरिटरीज मैटर नहीं करती, बल्कि आप अक्रॉस बॉर्डर, अक्रॉस टेरिटरीज एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे KFC और मैकडॉनल्ड्स की जो ब्रांचेस हैं वो आपको पाकिस्तान में भी मिलती हैं,
जैसे बीबीसी जो है वो एक यूके बेस्ड चैनल है, लेकिन बीबीसी उर्दू आपको पाकिस्तान में भी मिल रहा है। देन वो कहता है फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन, वो थोड़ी सी डिफरेंट है आपकी इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से। हाउ इज दैट? फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन के अंदर आपका फाइनेंशियल एक्सचेंज मैटर करता है, डॉलर वर्सेस रुपीज, रुपीज वर्सेस पाउंड। इसके अलावा आपका मॉनेटरी एक्सचेंज होता है। इसके अलावा बेटा इसमें ये भी है कि आप जो हैं वो शेयर्स खरीद सकते हैं। आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, एक यूके की कंपनी है जो बहुत प्रॉफिट में जा रही है, जो आपके पैसे को डबल कर सकती है। तो आप बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में देखते हैं कि करंट टाइम के अंदर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए कौन सी कंपनी बेहतर रहेगी, या करंट टाइम के अंदर किस चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सब इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। आप उसको अपने पैसे को स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हो, उस स्टॉक मार्केट के थ्रू आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी करते हो, प्लस पोजेशन भी करते हो। मतलब किसी बहुत बड़ी कंपनी के स्टॉक्स के, मतलब जब आप उसके शेयर खरीदते हो तो आप उसके साथ एक आइडेंटिटी के तौर पे अटैच भी हो जाते हो। बट जब भी आपकी स्टॉक मार्केट डिक्लाइन करती है तो आपकी पूरी की पूरी मार्केट एज अ होल जो है वो कोलैप्स करती है, जिसका इफेक्ट डायरेक्टली आपकी इकोनॉमी पर भी होता है। कैसे होता है? क्योंकि आपके बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो डूब सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल्चर ग्लोबलाइजेशन। कल्चर ग्लोबलाइजेशन ये रेफर करती है कि आप डिफरेंट जॉइंट वेंचर्स करें, जिसमें आप डिफरेंट कल्चर के लोगों को इन्वाइट करें, जिसमें आप डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम्स करवाएं, डांस करवाएं, रिप्रेजेंटेशन करवाएं, लोग जो म्यूज़िक है, ठीक है, लोकल म्यूज़िक जो है उसको प्रमोट करें डिफरेंट कंट्रीज़ के। और उससे होगा ये कि उसकी सब बिलीव्स, कस्टम जो हैं वो मिक्स हो जाएंगे और वो एक डिफ्यूज़ किस्म का कल्चर ग्लोबलाइजेशन जो है वो प्रमोट करेंगे। खैर कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स तक तो डिफ्यूज़ कल्चर का जो बेनिफिट है वो सबसे ज़्यादा वेस्ट को ही हो रहा है, वाइट्समैन बर्डन थेरी वगैरह के अकॉर्डिंगली। और कल्चर जो है वो उनका प्रिवेलेंट है, जो ऑलरेडी जो कहते हैं कि वी आर सुपीरियर, वी आर मोर सिविलाइज्ड। तो दिस इज द थिंग जिसमें आपका यूनिवर्सल कल्चर भी जो है वो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू प्रमोट हो रहा है। देन स्टूडेंट्स, आपके जो नेक्स्ट फ्लेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन है उसमें पहला है पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। Political globalization, the development and growing influence of international organizations such as the United Nations or World Health Organizations, means governmental action takes place at an international level. There are other bodies operating at global level such as NGOs like Doctors Without Borders or Oxfam. Sociological globalization, information moves almost in real time, together with the interconnection and interdependence of events and their consequences. People move all the time to mixing and integrating different societies. Technological globalization, the phenomena by which millions of people are interconnected thanks to the power of the digital world via obviously Twitter, Facebook, Instagram, etc. So सबसे पहले हम देख लेते हैं वो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन में किस चीज़ की बात कर रहा है। वो कह रहा है पॉलिटिक्स के अंदर ग्लोबलाइजेशन आपको इस तरह से इन्फ्लुएंस करती है कि सबसे पहले आपने यूनाइटेड नेशंस बनाई है, जिसके अंदर आपने लीगल प्रिंसिपल्स दिए हैं किसी भी स्टेट के, और उन लीगल प्रिंसिपल्स के ऊपर आपने कंपल्शन लगाई है कि हर दूसरी स्टेट जो है वो हर स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट को रिस्पेक्ट और रिगार्ड देगी। हर दूसरी स्टेट जो है वो दूसरे की टेरिटोरियल बाउंड्रीज का रिगार्ड करेगी और इंटरवीन नहीं कर सकते आप। अगर आपने वहाँ पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन भी करना है, आपको किसी तरह का थ्रेट भी है, तो आप उनकी मिलिट्री को इन्फॉर्म करेंगे, उनकी एजेंसीज को लूप होल मिलेंगे और उसके बाद आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। देन आपका WHO, जो कि बेसिकली वर्क कर रहा है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ सेक्टर। दुनिया के अंदर जितने भी वायरसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितनी भी डिजीजेज एग्जिस्ट कर रही हैं, उनको एरेडिकेट कैसे किया जा सकता है। डिफरेंट पैंडेमिक्स के ऊपर WHO जो है वो कंबाइनली काम करता है। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि कोविड-19 जो कि एक रिसेंट बिगेस्ट इंटरनेशनल पेंडेमिक आया है, उसके ऊपर WHO की वर्किंग सबसे स्ट्रांग है। पूरी वर्ल्ड के साइंटिस्ट जो हैं वो WHO के साथ कनेक्टेड हैं। पूरी वर्ल्ड का पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो WHO के साथ कनेक्टेड है, और वो बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि एज सून एज पॉसिबल जो है हम वैक्सीन जो है वो बना सकें। उसके बाद अगर देखा जाए तो दे आर अदर बॉडीज़, कुछ और बॉडीज़ भी हैं बेटे जो ऑपरेट कर रही हैं ग्लोबल लेवल के ऊपर। उनमें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं आपकी, लाइक डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पार्ट आपके डॉक्टर्स होते हैं, और आपने देखा होगा डिफरेंट डॉक्टर्स जो हैं वो बेसिकली फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी काम कर रहे हैं, और अफ्रीकन कंट्रीज़ में या डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जाके मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। मेडिकल कैंप्स के थ्रू वो डिफरेंट कंपेन्स जो हैं वो ओरिजिनेट करते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि वो अपनी हेल्थ को बेहतर कैसे कर सकते हैं,
और जो बहुत कॉमन डिजीजेस हैं उनसे बचा कैसे जा सकता है इसके बारे में नो हाउ देते हैं। प्लस वैक्सीनेशंस के बारे में जो है वो अवेयरनेस क्रिएट की जाती है ताकि एटलीस्ट वो डिजीजेस जिनकी वैक्सीनेशंस ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं वो हर कॉमन मैन के एक्सेस में हो और वो उन वैक्सीनेशंस को जो है वो यूज़ करे, यूटिलाइज करते हुए अपने आप को बहुत से डिजीजेस के से जो है वो बचा सके। इसके अलावा अगर पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशंस ने जो है वो डेमोक्रेसी को भी प्रोपेगेट किया, एडवोकेट किया और करंट टाइम्स के अंदर यूएन ने इसके अलावा डिफरेंट पीस मिशन कीपिंग प्लान्स भी किए हैं उन तमाम तर सोसाइटीज़ और स्टेट्स के अंदर जहां पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पीस डिस्टर्ब्ड है। उसके बाद सोशोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन आती है। इंफॉर्मेशन मूव्स ऑलमोस्ट इन रियल टाइम टुगेदर विद द इंटरकनेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स। सोशोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन के अंदर बेसिकली इंफॉर्मेशन रियल टाइम के अंदर मूव करती है। दैट मीन्स अगर कहीं पर फुटबॉल मैच हो रहा है तो वो आपको विया इंटरनेट, विया टीवी रियल टाइम में नजर आता है। एट द सेम टाइम आप उस चैनल को, स्पोर्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो रियल टाइम में विद इन नैनो सेकेंड्स। इसके अलावा इवेंट्स इस तरह इंटरडिपेंड कर रहे होते हैं सोशोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन के अंदर कि अगर कहीं पे कुछ इस तरह का इवेंट पॉप आउट हुआ है जहां पर ह्यूमन राइट्स कॉम्प्रोमाइज हुए हैं तो पूरी वर्ल्ड के अंदर वो इंफॉर्मेशन रियल टाइम में स्प्रेड कर जाती है और फिर उसके थ्रू लोग जो है वो काउंटर करने की कोशिश करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस को। जैसे गर्ल्स हरासमेंट इश्यूज हैं, जैसे कि जैनब मर्डर केस हुआ, बट अराउंड द ग्लोब जो है वो पीडोफाइल्स के ऊपर, उनके ऊपर जो लॉज बनने चाहिए इसके बारे में कंपेन्स रन की गई। तो रियल टाइम में ये हुआ था ऑन वेरी सेम डे। इसी के थ्रू जो है वो डिफरेंट सोसाइटीज जो है वो कोरिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ और देखती हैं कि किस तरह से कोरिलेट करके हम डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आपका आता है टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले द फिनोमेना बाय विच मिलियंस ऑफ पीपल आर इंटरकनेक्टेड थैंक्स टू द पावर ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। अगर पूरी वर्ल्ड में एक टेक्नोलॉजी आई है जैसे कि ट्विटर है, इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, तो ये एक इस तरह की टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन है, एक इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करते हैं और वो एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं रिगार्डिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। जैसे कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अगर आई है, कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, जैसे साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, उनको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या ग्लोबलाइजेशन के थ्रू बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने एआई या आईटी में बीएस वगैरह किया है वो उसके बारे में डिफरेंट कंपेन्स रन करते हैं, यूट्यूब चैनल्स के थ्रू प्रोपेगेट करते हैं इस चीज़ को कि प्लीज़ आप इस पे फोकस करें, अपनी सिक्योरिटी को या अपनी इंडिविजुअलिटी को आप इस तरह से मैनेज करें। सो दिस इज द आउटकम ऑफ टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। इसके अलावा आप ये देखें कि वर्ल्ड के अंदर अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है, कोई एंड्रॉइड का न्यू वर्जन आया है, तो टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी ज़्यादा ग्लोबलाइज हो चुकी है कि फौरन ही पूरी वर्ल्ड में जितने भी यूजर्स हैं उस एंड्रॉइड के ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर उसमें अपडेट हो जाता है और लोग इसी तरह भी एक दूसरे से कनेक्टेड फील कर रहे हैं। Then the next is geographical globalization and ecological. Geographical globalization is the new organization and hierarchy of different regions of the world that is constantly changing. Moreover, with transportation and flying made so easy and affordable, apart from a few countries with demanding visas, it is possible to travel the world without barely any restrictions. Ecological globalization accounts for the idea of considering planet Earth as a single global entity, a common good all societies should protect, since the weather affects everyone and we all are protected by the same atmosphere. To this regard, it is often said that the poorest countries that have been polluting the least will suffer the most from climate change. एक बात याद रखिएगा, जो इकोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन है बेटा ये बिल्कुल न्यू जॉनरा है 21st सेंचुरी में जब यूएन कन्वेंशंस आई हैं रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। ज्योग्राफिकल ग्लोबलाइजेशन जो है वो बेटा टोटली कोरिलेट करता है आपकी एरोनॉटिकल इंडस्ट्रीज के साथ, आपके एयरपोर्ट्स के साथ, एयर ट्रैफिकिंग के साथ, एयरप्लेन्स के साथ, आपकी जितनी भी ये एयरप्लेन्स एयरलाइंस हैं उनके साथ। बेसिकली एक टाइम होता था कि आपको मंथ्स लग जाते थे पिलग्रम करने के लिए, हज तक जाने के लिए। एक टाइम होता था कि अगर किसी बच्चे ने एजुकेशन के लिए ट्रेवल करना है यूएसए या यूके तक तो डिफरेंट शिप्स के थ्रू वो ट्रेवल करता था, विच वॉज नॉट वेरी सेफ एज वेल, और इसके अलावा कोई कनेक्शन नहीं रहता था मंथ्स तक, वहां तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है, तो बेसिकली अब जो है फ्लाइट ने बहुत ईजी और अफोर्डेबल कर दिया है हर चीज को,
और इसकी वजह से लोग इंटरेक्शन बहुत जल्दी कर रहे हैं। इसकी वजह से आपके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वो बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रही हैं। एंड बहुत से कंट्रीज तो बेटा ऐसे भी हैं जहां पर आपको वीज़ा के बगैर ही आप ऑन अराइवल वीज़ा है, जैसे पाकिस्तानी अगर ट्रैवल करें तो टर्की वगैरह में ऑन अराइवल वीज़ा है या ई वीज़ा पॉलिसी भी है, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग और ज़्यादा आसान हो गई क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं रही। और इन रिस्ट्रिक्शंस के ना होने की वजह से अराउंड द ग्लोब पॉवर्टी इन्फ्लेशन एरेडिकेट कर रही है, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, ठीक है, फ्रेंडशिप्स जो है वो इन्हांस कर रही हैं, पब्लिक ओपिनियंस चेंज होती हैं। क्योंकि अगर आपका पब्लिक इंटरेक्शन किसी और रेस के साथ बहुत ज़्यादा है और वो इंटरेक्शन जब बड़ा पॉजिटिव है, तो इवेंचुअली जब आपकी पब्लिक ओपिनियन जो है वो हेट्रेड एरेडिकेट करती है, तो आपकी गवर्नमेंटल पॉलिसीज के ऊपर भी उसका इन्फ्लुएंस आता है। देन आपका आता है इकोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। वो ये कह रहा है कि अर्थ जो है वो ग्लोबल एंटिटी है, सिंगल एंटिटी है, जिसमें तमाम सोसाइटीज को देखना चाहिए कि वेदर एक ऐसी चीज है जो सबको इक्वली इफेक्ट करेगा। इसीलिए तमाम सोसाइटीज को कंबाइन एफर्ट करनी चाहिए क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए। और उसने कहा एक और प्रॉब्लम ये है कि जितने भी आपके लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं और स्मॉलर कंट्रीज हैं जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक पीक पर नहीं हुई, वो सबसे ज्यादा सफर करेंगे। एंड व्हाई इज दैट सो? क्योंकि वो तो बेसिकली कॉइल कंजम्पशन कर ही नहीं रहे हैं, वो तो CO2 से एटमोसफेयर को उस तरह पोल्यूटेड कर ही नहीं रहे हैं जिस तरह आपके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाली कंट्रीज कर रहे हैं, या फिर जो वेपन इक्विपमेंट को जो एनहांस कर रहे हैं, या फिर न्यूक्लियर टेस्टिंग जहां पर बहुत एक्सेसिव है। बट इवेंचुअली इफेक्ट कौन करेगा? वो कंट्रीज जो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है। जैसे पाकिस्तान के अंदर बड़ी लेस इंडस्ट्रीज हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान उन टॉप 10 कंट्रीज में शामिल है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम इक्वेटर पे उस तरह के रीजन में फॉल कर रहे हैं। तो इसलिए फाइनली जो है पूरी वर्ल्ड की इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्टर कि आप डेवलप कंट्री हो, आप डेवलपिंग हो या आप अंडर डेवलपिंग हो, सबको कंबाइन एफर्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा होता है तो नियर फ्यूचर के अंदर जब ओजोन डिप्लीशन होगी तो उससे हेल्थ इश्यूज, हेल्थ डिजास्टर्स, आपकी क्लाइमेट डाइवर्सिटीज, एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स, वो पूरी वर्ल्ड को एक साथ फेस करने पड़ेंगे। दिस इज ऑल्सो आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देन ये था अब तक के ग्लोबलाइजेशन के फ्लेवर्स क्या हैं, पॉलिटिकल रेफरेंस से, इकोलॉजिकल रेफरेंस से, ज्योग्राफिकल रेफरेंस से। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, या जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है ग्लोबलाइजेशन का, उससे क्या क्या इंपैक्ट हुआ है, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं उसके। सबसे पहले बेटा रोल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सबसे पहली बात तो ये है कि ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी या ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के बाद जो एक आउटकम है जिसको हमने IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO के पर्सपेक्टिव में देखा है, उसकी वजह से जो आपके लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, नो डाउट कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में ये चीज़ प्रूव हो गई है कि उनकी वजह से वो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के अंदर इंटरवीन कर रहे हैं। बट इसमें भी कोई शक नहीं है कि IMF वगैरह ने एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन बहुत कंट्रीज़ को बेल आउट पैकेज प्रोवाइड भी करता है। फॉर द टाइम बिंग पॉवर्टी और इन्फ्लेशन को भी स्टॉप करते हैं, फॉर द टाइम बिंग किसी भी सिविल वॉर के थ्रेट को भी एरेडिकेट करते हैं। देन राइज ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड ट्रांसनेशनल कंपनीज, इसकी वजह से जो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट का जॉनरा जो है वो सर्व हो रहा है। आपका एक पर्सन जो पाकिस्तान में रह रहा है जिसको समझ नहीं आ रही कि मुझे एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी, वहीं पर मैकडॉनल्ड्स अपनी एक ब्रांच निकालती है, ऑफिस बॉयज की निकालती है, जिसकी वजह से आपकी गवर्नमेंट अगर इतने लोगों को गवर्नमेंटल अपॉर्चुनिटीज जो है जिसके थ्रू आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हो वो नहीं कर पा रहे, तो यही काम आपका शेयर हो कि उन प्रोडक्ट से जो है वो बेनिफिट हो आपकी पब्लिक को, आपकी पब्लिक यूटिलाइज करती है उन चीज़ों को, फिर आप उन्हीं फिनिशिंग गुड्स के ऊपर नो टैक्स एंड टैरिफ्स, आप कोई टैक्स एंड टैरिफ उसके ऊपर नहीं लगाते ताकि बेसिकली आपकी पब्लिक अफोर्ड कर सके उन प्रोडक्ट्स को। अगर एक प्रोडक्ट की टोटल प्राइस 10 रुपये है लेकिन टैक्स एंड टैरिफ के बाद 100 रुपीज़ हो जाएगी, तो पब्लिक उसको बाय नहीं करेगी, वो अपनी नीड्स को मिनिमाइज कर लेंगे। उसके बाद सिंगल मार्केट इकोनॉमी,
पूरी वर्ल्ड के अंदर सिंगल मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट अभी तक उस तरह प्रेवेलेंट नहीं हो सका, लेकिन इसके ऊपर स्टिल वर्किंग की जा रही है। एंड व्हाट इज मेंट बाय सिंगल मार्केट इकोनॉमी? इसका मतलब ये है कि आप वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में एग्जिस्ट करते हैं, यू आर जस्ट अ क्लिक अवे ऑफ एवरीथिंग। आप मार्केट में जाके किसी भी तरह की चीज खरीद सकते हैं अपनी जरूरत की, किसी ना किसी ब्रांड की वो जरूर अवेलेबल होगी। फिर न्यू नैरेटिव्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के जो न्यू नैरेटिव्स आ रहे हैं, वो न्यू नैरेटिव्स क्या हैं एफडीआई के? जैसे कि बिल गेट्स जो है वो इंडिया में, पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, अमेजोन का जो हेड है वो स्पेस में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, नासा वगैरह के अंदर। इसी तरह जो आपके अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए आपके जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर आपकी ग्लोबल सप्लाई चेन्स का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि आईफोन जिसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है अमेरिका में होनी है, लेकिन उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो है वो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में बन रहे हैं। फिर आपकी आती हैं ग्लोबल वैल्यू एडिशन चेन्स। इसका मतलब है बेटा, ग्लोबल वैल्यू एडिशन चेन्स वो होती हैं जैसे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर जो सेक्टर है बहुत स्ट्रांग है, यहाँ का पल्प जो मैंगो पल्प है वो पूरी वर्ल्ड में जाता है। अब होता क्या है कि मैंगो अगर इस तरह ही पेटियों के अंदर बंद होके जाएगा तो वो खराब हो जाएगा, तो उसके लिए फ्रीजिंग टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाता है। पल्प निकाल के उसको फ्रीज करके फिर उसको टीन पैक्स में बंद करके पूरी वर्ल्ड में भेजा जाता है। ये हो गया कि एक आपके पास चीज मौजूद थी विच इज गुड, उसमें आपने वैल्यू एडिशन कैसे किया, उसका पल्प और उसको फ्रीज किया और उसके बाद उसको पूरी वर्ल्ड के अंदर स्प्रेड किया। फिर आपकी आती है इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म। इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म का मतलब ये है बेटा कि अगर आपके पास कोई चीज इस तरह की मौजूद है जो कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत बेहतर है, तो आप किसी दूसरे कंट्री में वही चीज सप्लाई करते हो या फिर उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हो ताकि वो खुद से ये चीज बना सके। फिर आपकी आती है स्किल्ड लेबर। एक टाइम वो भी आ गया था बेटा कि आपकी स्किल्ड लेबर के लिए किसी तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज ही अवेलेबल नहीं होती थी। आपकी जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उसके लिए इकोनॉमिक रूम ही अवेलेबल नहीं होता था। लेकिन अब करंट टाइम्स के अंदर स्किल्ड लेबर, अगर आपका कोई हुनर है तो आप वर्ल्ड में जाके कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकते हो, कम से कम आप हंगर से नहीं मरोगे। इसीलिए वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है वो वोकेशनल ट्रेनिंग पे किया जाता है। नो डाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन आप बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन उससे ज्यादा फोकस किया जाता है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ऊपर कि आप बच्चों को कोई ना कोई स्किल सिखा दो। देन आपकी आती है फॉरेन रिजर्व्स। फॉरेन रिजर्व्स ये होते हैं बच्चों कि अगर आप एक वीक कंट्री हो, आप एक स्टेबल कंट्री नहीं हो, तो आपके पास ऐसे कौन से फॉरेन रिजर्व्स अवेलेबल हैं, मतलब फॉरेन रेमिटेंसीज अवेलेबल हैं, डॉलर वगैरह अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप अपने रुपीस को या अपनी इकोनॉमिक प्राइसेस को मेंटेन करते हो। उसके बाद आता है रीजनलिज्म, अ मस्ट प्लेयर फॉर ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि एक रीजन जैसे कि साउथ एशियन रीजन है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर आप रीजनलिज्म के अंदर इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं खत्म करा रहे, दो स्टेट्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कॉन्स्टेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप जब रीजन के लेवल पे जो है वो प्रमोट नहीं करे पीस प्रॉस्पेरिटी को, तो वही स्टेट्स जो है वो ग्लोबलाइजेशन में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हमेशा एक डेडलॉक रहता है, एक मिसट्रस्ट रहता है, इसीलिए साउथ एशिया वो रीजन है जहां पर पीस एंड सिक्योरिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो यही बात है, इसका इफेक्ट जो है वो ग्लोबल नैरेटिव्स के ऊपर भी आता है। फिर वो बता रहा है कि रीजनलिज्म अ मस्ट प्लेयर फॉर ग्लोबलाइजेशन। जितना ज्यादा आप रीजन के कॉन्फ्लिक्ट्स को एरेडिकेट करते जाओगे उतना ज्यादा आपका ग्लोबल नैरेटिव स्ट्रांग होते हैं। कैसे? सबसे माइन्यूट चीज से देखते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने की जरूरत है। दैट मीन्स जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बलूची, सिंधी, पंजाबी कम्युनिटी के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सबसे पहले आप इसको एरेडिकेट करो। सेकेंडली, देन आपको खत्म करने की जरूरत है पाकिस्तान के इश्यूज विद इंडिया, इंडिया के इश्यूज विद पाकिस्तान, देन बांग्लादेश पाकिस्तान के इश्यूज, अफगानिस्तान का इशू। उससे क्या होगा कि एक रीजन के अंदर पीस प्रिवेल करेगा। और जो जेन्युइन ग्लोबल नैरेटिव्स हैं जैसे फ्री ट्रेड, नो टैक्स एंड टैरिफ्स, मल्टीपल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली प्रिवेल करेंगी। उससे क्या होगा, जो कॉपरेशन बिटवीन नेशंस है एंड एरेडिकेशन ऑफ वॉर्स, वो फाइनली जो है वो ड्रीम अचीव हो जाएगा, वो एक्चुअल आइडियल है ग्लोबलाइजेशन का।
एंड सेकेंडली वो कहता है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बेसिक फाउंडेशन है ग्लोबलाइजेशन की, क्योंकि वो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स को रेडिकेट करने में रोल प्ले कर रही हैं। जब आपके रीजन्स कंबाइन होकर काम करेंगे तभी तो एक ग्लोबल विलेज बनेगा। उसमें जो मेजर आपके ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, उसमें सार्क है, ब्रिक्स है, एससीओ है, यूरोपीय यूनियन है, जीसीसी है, आसियान है, इपैक है और अरब लीग है। सार्क आपके साउथ एशियन रीजन से रेलेवेंट है, इसमें आपका रशिया वगैरह आता है। शंघाई, ये बेसिकली इसको ईस्ट नेटो भी बोलते हैं एससीओ को। यूरोपीय यूनियन प्रॉयरली आपके जो यूरोप का कॉन्टिनेंट है उससे रेलेवेंट है। जीसीसी जो है वो रिप्रेजेंट करती है आपके अरब कंट्रीज को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अरब लीग भी रिप्रेजेंट करती है आपके ये जो अरब या मुस्लिम कंट्रीज हैं। देन मेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? इकोनॉमिक लिबरेशन एंड इंटीग्रेशन, जिसको हम ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी में डिस्कस कर चुके हैं। डेमोक्रेसी एज मीन्स ऑफ पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेसी जो है एक ऐसी जॉनरा के तौर पे इमर्ज हो रहा है जो हर कंट्री फॉलो कर रहा है। एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल लीगल स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल लीगल स्ट्रक्चर्स के अंदर बेटा यूनाइटेड नेशंस है आपकी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, जहां पर जो जुडिशरी भी है वो एक स्ट्रॉन्गर रोल प्ले कर रही है कि अगर दो स्टेट्स के दरमियान इशू हो गया है तो जुडिशरी के थ्रू भी उसको रिजॉल्व किया जाता है। फिर ग्लोबलाइजेशन ऑफ इमिग्रेशन, लेबर एंड सर्विसेज, फेमिनिज्म एंड वुमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट्स, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। रैपिड कम्युनिकेशन एंड इंटरकनेक्टिविटी, किस तरह से रैपिड कम्युनिकेशन को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू, एरोनॉटिकल इंडस्ट्री के थ्रू जो है वो प्रिवेल और प्रमोट किया गया है। एंड न्यू नैरेटिव्स ऑफ सिटीजनशिप, मल्टीपल सिटीजनशिप के जो नैरेटिव्स हैं। देन डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है वो देख लेते हैं। डीमेरिट्स के अंदर सबसे पहले आपका आता है बेटा इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, कि कोई भी सुपर स्टेट जो है वो इकोनॉमिकली किसी वीकर स्टेट को अपने ऊपर डिपेंड करवा के उसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज के अंदर इंटरवीन कर सकती है। सेकेंड थिंग इज डोमिनेंस ऑफ एमएनसीज एंड कॉर्पोरेट एलीट, आपकी जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और कॉर्पोरेट एलीट जिनको हम इकोनॉमिक जाइंट्स कहते हैं वो अब इवेंचुअली किंग मेकर्स बन गए हैं। वो बेसिकली आपके सिविलियंस के जो राइट है और पब्लिक के राइट को जो है वो एक्सप्लॉइट भी करते हैं और खुद को जो है वो खुदा समझ रहे हैं। सोशल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो हेट्रेड स्पीच जो आपकी प्रमोट की जा रही है उसके थ्रू जो है वो बेसिकली डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। और इन्फॉर्मेशन में जो मिस इन्फॉर्मेशन कोट की जाती है किसी भी आइडेंटिटी के बारे में, किसी भी स्पेसिफिक रेस के बारे में, उससे भी प्रॉब्लम्स हाईलाइट हो रहे हैं। फिर अथॉरिटेरियन एंड सर्विलेंस ऑफ स्टेट, मिलिट्राइजेशन ऑफ स्पेस का जो न्यू नैरेटिव है जिसके थ्रू स्पेस में सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं और डिफरेंट स्टेट्स दूसरी स्टेट्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस रख रही हैं, उसकी वजह से जो प्राइवेसी राइट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। फिर चैलेंजेस टू लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट्स, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो माइनॉरिटीज एग्जिस्ट करती हैं वहां पर माइनॉरिटीज के जो ह्यूमन राइट्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज हैं और उनके लिबर्टीज जो उनकी मूवमेंट, फ्री मूवमेंट वगैरह कॉम्प्रोमाइज है, वो सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है 21st सेंचुरी में। जैसे कश्मीर इशू है, रोहिंग्या में मुस्लिम्स का क्राइसिस है, अमेरिका के अंदर एक इस्लामोफोबिया का जो है वो नैरेटिव प्रिवेल कर रहा है, यूरोपीय यूनियन के अंदर एक हेट्रेड जो है वो प्रमोट हो रहा है अगेंस्ट मुस्लिम्स। फिर मोनोपोली ऑफ पावरफुल स्टेट्स, पावरफुल स्टेट्स जो है वो अंडरमाइन कर रही हैं वीकर स्टेट्स को। जैसे अमेरिका जो है हमेशा पाकिस्तान को एज अ पपेट स्टेट यूज करता है, अफ्रीकन स्टेट्स को हमेशा पपेट स्टेट के तौर पे यूज किया जाता है। फिर आपकी आती है मोनोपोली ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर बाकायदा तौर पे उन सुपर पावर्स को जो है वो प्रिवेल किया जा रहा है, जैसे यूएसए, चाइना, वो ओवर रूल करते हैं सुपर पावर स्ट्रक्चर्स को और जिसकी वजह से वो सुपर पावर्स को कॉम्प्रोमाइज करते हैं और सुपर पावर्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज करती हैं बेसिकली स्मॉलर स्टेट्स के राइट्स को। और यही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर कॉन्टेम्परेरी टाइम में जो है वो रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करंट टाइम के अंदर एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स चल रही हैं जिसमें जैसे कि बेटा सोशलिस्ट मूवमेंट्स हैं जिसमें रिवॉल्ट किया जा रहा है अगेंस्ट कैपिटलिज्म और ये कहा जा रहा है कि कैपिटलिज्म के थ्रू जो है रिच एंड पुअर का गैप बहुत एनहांस हो गया है। देन रिलीजियस इस्लामिस्ट मूवमेंट्स हैं बेटे जिसमें रिलीजन के नाम पर जो है वो एक्सट्रीम मूवमेंट्स रन हो रही हैं जैसे कि दाइश, ISIS, सिंगल खिलाफत हुड और उम्मा का कॉन्सेप्ट। देन अगर रिलीजियस हिंदू एंड हाइपर नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स, पूरा का पूरा हिंदुस्तान जो है वो ग्रेटर हिंदुवता की आइडियोलॉजी को बीजेपी वगैरह के थ्रू प्रमोट किया जा रहा है और हाइपर रेसिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। देन वाइट सुपरमेसी मूवमेंट, यूरोपीय यूनियन के अंदर जो है इमिग्रेशन और माइग्रेशन के लॉस को चेंज किया जा रहा है और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला पर्सपेक्टिव यूज किया जा रहा है इन अमेरिका और अमेरिका ने भी जो है
ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 7 मुस्लिम स्टेट्स को जो है वो बैन किया गया है। फिर राइज ऑफ राइट विंग पार्टीज, एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज जो है वो राइज कर रही हैं, जिस तरह के आप जॉनसन बार्सन का राइज, फिर ट्रम्प का राइज, फिर तैयब एर्दोगान का, मोदी का। राइज ऑफ पॉपुलिस्ट लीडर, राइज ऑफ पॉपुलिज्म, एक्सट्रीमिस्ट और हाइपर नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजीज जो है वो प्रमोट हो रही हैं, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन के नैरेटिव जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस्लामोफोबिया। इस्लाम को जो है वो एक हेटेड रिलीजन के तौर पे प्रमोट किया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर मुस्लिम सिविलाइजेशन, तकरीबन 56 to 57 स्टेट्स जो वर्ल्ड में हैं वो मुस्लिम स्टेट्स हैं, उनके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक हेट्रेड क्रिएट किया जा रहा है, उनको रीजन्स के अंदर ग्लोबल लेवल पे भी आइसोलेट किया जा रहा है। तो ये सारी मूवमेंट्स जो कंटेम्प्रेरी टाइम में हम देख रहे हैं बेसिकली प्रिवेल कर रहे हैं एंटी ग्लोबलाइजेशन नैरेटिव्स को। एंड वी आर बैक टू द फिगर जीरो, क्योंकि इससे फिर दोबारा नेशनलिज्म प्रमोट होगा, ट्रेडिशनल वॉर्स क्रिएट होंगी और लाइफ्स जो है वो थ्रेट पे जाएंगी, आर्मीज जो है वो 1-to-1 कॉन्फ्रंट करेंगी एक दूसरे को, क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद प्रॉक्सी वॉर्स थी, सिविल वॉर्स थी, इनडायरेक्ट वॉर्स थी। लेकिन इन सारे नैरेटिव की वजह से वर्ल्ड जो है वो दोबारा ट्रेडिशनल वॉर्स की तरफ वापस चली जाएगी, विच इज नॉट अ हेल्दी थिंग। तो ये आज का आपका टॉपिक था, ग्लोबलाइजेशन, इट्स नैरेटिव्स, उसके फ्लेवर्स एंड करंट टाइम में ग्लोबलाइजेशन को किस किस चीज से थ्रेट है, और ग्लोबल सिविल सोसाइटी के नैरेटिव्स किस तरह से डेवलप हुए हैं, वो किस तरह से आउटकम है ग्लोबलाइजेशन का। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। गुड लक, बाय बाय।